हेलो गाइस, आप लोग कैसे होंगे? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। फिर भी आपकी पढ़ाई कहीं ना कहीं आपका हौच पौच होती जा रही है। इसके लिए हम लेकर आए हैं प्रेम सर कैंपस रीजनिंग के लिए, साथ ही न्यू चैनल एडवांस मैथ के लिए लेकर आ रहे हैं मैथ का जादूगर। रीजनिंग के लिए प्रेम सर कैंपस और मैथ के लिए मैथ का जादूगर। दोनों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि आपका लाइव क्लास एक भी मिस नहीं हो सके। जब भी क्लास में आते हैं तो 3 चीज लेकर आएंगे: क्लास, कॉन्फिडेंस, मोटिवेशनल और शायरी। आपसे मैं कहना चाहता हूं कि पंछी कहता है आसमां बदला है, पंछी कहता है आसमां बदला है, भौरा कहती है ये चमन बदला है, और हमारी और आपकी खामोशी बताती है कि शिक्षक वही है, फिर दूरी बदला है। धन्यवाद। मैं प्रेम सर, प्रेम मय में आपका स्वागत है। मैं प्रेम सर मय में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक कंसेप्ट देखेंगे, एक ऐसा चैप्टर का जो बैंक में 7-7 क्वेश्चन उससे आते हैं, पीओ और क्लर्क में, और रेलवे में 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, चाहे कोई भी एग्जाम का हो। तो हम लोग आज जो मेन पढ़ेंगे ऐसा चैप्टर जो सारे एग्जाम में आता हो, चाहे वो आर्मी का हो, वो नेवी का हो, पोस्ट ऑफिस का हो, रेलवे का कोई भी डिपार्टमेंटल जॉब हो, यानी सारी चीज को। तो हम लोग आज जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो मीडियम है, ना तो बहुत टफ चैप्टर है ना आसान है। जिस चैप्टर का नाम है अरेंजमेंट ऑफ सिटिंग, मतलब सिटिंग का अरेंजिंग करना है, उसी को बोलते हैं सिटिंग अरेंजमेंट। यानी कि बैठने की क्रम संख्या जो होती है, कैसे हम बैठा पाते हैं, इस पर आधारित क्वेश्चन जो बनते हैं वो कहीं ना कहीं एक लेवल की क्वेश्चन होती है, ना तो ज्यादा टफ होता है, नहीं हार्ड होता है, मीडियम होता है। बैंक पीओ की अगर बात करें, एमबीए की बात करें, तो क्वेश्चन का लेवल बहुत हाई होती है। उसमें हम लोग हर क्वेश्चन को देखेंगे कि लीनियर क्वेश्चन कैसा पूछता है, सर्कुलर क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है, स्क्वायर कैसे पूछता है, क्यूब कैसे पूछता है, उस तरह के सारे क्वेश्चन को बिंदु पर हम लोग देखेंगे। इसमें हो सकता है एक लंबा लेक्चर बन जाए और 1 दिन 2 दिन नहीं 5-7 क्लास में चला, लेकिन जब तक मैं संतुष्ट नहीं रहूंगा तब तक आपको इस क्वेश्चन को हम पढ़ाते रहेंगे। देखते रहिए आज एक नए कंसेप्ट के साथ, दैट इज कॉल्ड सिटिंग अरेंजमेंट। यह है आपका सिटिंग अरेंजमेंट। इससे जो क्वेश्चन आते हैं आपको सिटिंग अरेंजमेंट से, इसमें जो आते हैं आपको लीनियर क्वेश्चन पूछता है। लीनियर ये 2 तरह का होता है, आपको सिंगल लीनियर एंड डबल लीनियर। इसी के साथ आपको क्वेश्चन आता है, वह जो आता है आपको स्क्वायर का, इसी का आपको साथ आता है रेक्टेंगल पर। ये जो क्वेश्चन है आपके नॉर्मल के सारे एग्जाम में मिलेंगे आपको। इसमें आपको जो क्वेश्चन और अगर स्टैंडर्ड बोले, मेन VBI अगर बोले, तो ये ए है सर्कुलर, अर्थात सर्कल कहें। इसमें भी आपके 2 क्वेश्चन आते हैं, सिंगल सर्कल एंड डबल सर्कल। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। साथ ही
आप इसको देखेंगे क्या, यहां पर सिंगल सर्कल आते हैं, डबल सर्कल आते हैं, इसके बाद आपको स्क्वायर क्यूब के बाद रेक्टेंगल के बाद आपका पेंटागोनल भी आता है। इस सारे को हम लोग एक एक करके एक एक पॉइंट करके हम लोग देखते चलेंगे, इसको पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे, सबको पढ़ेंगे। ये राहुल सर की रीजनिंग हो, अजय चौहान का हो, दीपक सर की हो, या अमेरिका के कोई टीचर को, कोई फर्क नहीं पड़ता। कंसेप्ट अपना हो तो हर कुछ सपना हो। दुनिया के कुछ भी आप सपना देख सकते हैं अगर आपका अपना कंसेप्ट हो। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि है दम तुझ में तो जमाना बदल दो, है दम तुझ में तो जमाना बदल दो, अपने पसीना के ताकत को समझो। मैंने कहा कि है दम तुझ में तो जमाना बदल दो, अपने पसीना की ताकत को समझो और आज से मेहनत का पैमाना बदल दो। तो हम लोग देखते हैं इसी के साथ प्रेम सर कैंपस में रीजनिंग का एक पर एक क्वेश्चन और मैथ के जादूगर पर देखेंगे एडवांस मैथों का बौछार होता रहेगा, सबका इनकाउंटर। चाहे वो अलजेब्रा का कोई भी फार्मूला होगा, नो फार्मूला नो ट्रिक। गौर से देखेंगे आप कि सिंगल लीनियर क्या होता है। तो जिसमें अगर एक लाइन ऐसे अगर दे दिया हो, इस क्वेश्चन में कहे कि सब उत्तर की ओर बैठा है, तो जब ये अगर उत्तर की ओर कहेगा तो गौर से देखेंगे, उत्तर का मतलब हम आपको सिखाया था कि ऊपर की तरफ होता है ये। तो इसमें अगर 5 व्यक्ति बैठेगा तो यहां पर 5 सीट कंफर्म करवा लेंगे और सबको उत्तर मुहे ऐसे एरो बना लेंगे कि 5 व्यक्ति बैठा हुआ, जिसका नाम ABCDE कुछ भी अगर होगा, इसको बोलते हैं सिंगल। आपसे डबल लीनियर में पूछेगा तो बोलेगा क्या कि 5 व्यक्ति दक्षिण की तरफ बैठा हुआ है, तो यहां पर 5 व्यक्ति को बैठा के दक्षिण की तरफ कर देंगे। साथ ही कहेगा कि इसके अपोजिट में 5 व्यक्ति जो है ऊपर की तरफ मूव किया हुआ है, यानी उसके विपरीत है, या फिर कहेगा कि यह 5 वो लड़की हैं जो कि इसके विपक्ष में बैठा हुआ है, तो ये 5 ये है दक्षिण की तरफ और 5 जो है हमारे उत्तर की तरफ है। इसको बोलते हैं लीनियर। हो गौर से देखिएगा, यह आपके स्क्वायर है। स्क्वायर को आप बढ़िया से जानते होइएगा, ये इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। इसमें भी 2 तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। नॉर्मल एग्जाम जो आप जानते हैं रेलवे को, तो इसमें 4 व्यक्ति को बैठाएगा, तो यहां 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 बैठेगा 4 व्यक्ति, 4 महिला कहेगा या 4 आदमी बोलेगा कि बैठा हुआ कहेगा, इसमें से आमने सामने बैठा हुआ है तो चारों के आमने सामने बैठा दीजिएगा। अगर बोलेगा कि 4 आमने सामने है, 4 व्यक्ति कोने का नहीं है, तो आपका बैठने का तरीका ये होना चाहिए। ये सब पॉइंट अगर आप जान रहे हैं तो समझ जाइए कि सीटिंग अरेंजमेंट बैठाने में आपका अरेंजमेंट करने की कला बहुत संपूर्ण रूप से संपन्न है। तो अगर 4 कहता था आमने सामने तो बीच वाला लेते, कॉर्नर पर अगर कह देता है, क्योंकि बैंकिंग क्वेश्चन में कॉर्नर लगा देता है, 8 व्यक्तियों को बैठा देता है। इसमें जो अगर बात करेंगे रेक्टेंगल का, तो रेक्टेंगल की यही आकृति होगी, इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं होता है। फर्क यह है कि अगर ताश कैरम बोर्ड कहेगा तो इस टाइप से होगा, और कहेगा कि आयताकार खेत में लोग बैठा हुआ है तो ऐसे बैठेगा। 4 व्यक्ति इसमें भी कहेगा आमने सामने, तो समझ जाइए कि 4 व्यक्ति ऐसे ही, मेल फीमेल कुछ भी कर सकता है। इसी के साथ साथ अगर कॉर्नर पर बोलेगा कि बैठा हुआ है, तो ऐसे कहेंगे कि ये कॉर्नर पर और ये कॉर्नर पर। बैंक पीओ के जिस समय मैं एग्जाम देता था, तो एक बार की कहानी एसबीआई पीओ की बात करें तो ये 2011 में क्वेश्चन को इसको टफ करने के लिए क्या कह दिया था, कहता है कि एक रेक्टेंगल फील्ड है, इसमें 4 व्यक्ति केंद्र के तरफ मूव किए हुए हैं, यानी कि ठीक बीच में है, लेकिन 4 व्यक्ति कॉर्नर पर जो बैठे हुए हैं वो जो है आपको बाहर की तरफ मूव करके बैठे हुए थे, ये चारों। अब इस क्वेश्चन में क्या होता है कि बच्चों को बहुत सारे समस्या होने लगते हैं कि इसका लेफ्ट जो हाथ होगा, दाहिना हाथ चाहे बायां, लेफ्ट या राइट कुछ भी अगर पूछता था, इसका राइट कहेगा तो जो व्यक्ति इधर मूव करके बैठा तो राइट हैंड इसका होगा। लेकिन गौर से देखिएगा कि अगर यह व्यक्ति अगर बाहर की तरफ मुंह करके बैठा हुआ है तो इसका उसका ऑपोजिट हो जाता है। अगर इसका अगर राइट कहिएगा तो ये वाला राइट हो जाता है, ना कि ये वाला हो जाता है। तो इस क्वेश्चन पर भी हम लोग कवर करेंगे।
इसको अगर बात करें तो सीटिंग अरेंजमेंट को जो सीतामढ़ी के बच्चे होंगे वो सिर्फ इसी को सीटिंग अरेंजमेंट समझते हैं। सर्कल बैठाने आ गया तो दैट इज कॉल्ड सीटिंग अरेंजमेंट। नहीं, सीटिंग अरेंजमेंट का भी बहुत सारी बातों को आपको केयर करना चाहिए, क्योंकि रेलवे को एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं तो इसी क्वेश्चन को बनाकर वो लोग सीटिंग अरेंजमेंट समझते हैं। कभी भी ध्यान रखिएगा कि जब भी सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन अगर सिंगल आता है तो सिंगल ऐसे बोलते हैं। कहेगा कि 5 व्यक्ति बैठा हुआ है, रमेश उसके दाएं बैठा है, बाएं बैठा हुआ है। कहेगा इसमें आपसे कि इसमें गौर से देखिए, इसमें कहेगा क्या कि इसमें जितने भी व्यक्ति सब केंद्र की तरफ तो हो, इस वृत्त का केंद्र जो होता है, सेंटर जो होता है, ये होता है। अगर मान लीजिए गौर से इसको ध्यान से अभी देंगे, अगर 4 व्यक्ति अगर कहेगा तो 4 व्यक्ति से तो कम क्वेश्चन में देगा नहीं। 4 व्यक्ति कहेगा तो ऐसे बनाइएगा, देखते रहिएगा। अगर इसमें 5 व्यक्ति कहेगा, सामने 4 बना दीजिएगा, 12 बजे, 3 बजे, 9 बजे और 6 बजे, ये एकदम कंफर्म कीजिएगा 4। अगर इसमें अगर 5 व्यक्ति बैठा देगा तो गौर से देखिएगा, ए बना लीजिएगा, ए बना लीजिएगा, ए बना लीजिएगा, 3 को ये बना लीजिएगा। एक तो हमारा सामने ये रहबे करेगा, 4 को फिक्स इसको पोजीशन रखिएगा, कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन बनाने में सहूलियत होगा। और 5 व्यक्ति कहेगा तो यहां से यहां आप लगा लीजिएगा, ये हो गया 5। अगर 6 व्यक्ति कहता है, गौर से ध्यान देखिएगा, 6 व्यक्ति कहेगा तो याद रखिएगा कि यहां पर जब भी ऐसे बना लीजिए। ये गौर से देखिएगा कि 6 व्यक्ति जब भी कहेगा तो यहां पर 1 2 हो गया है, 2 यहां बना लीजिए और 2 यहां बना लीजिए, मतलब सामने सामने कर लीजिएगा तो ये कहीं ना कहीं आपको समस्या नहीं देगा जब 6 व्यक्ति ऐसा कहेगा। हालांकि बैंक पीओ में और भी बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं, ये अगर रहेगा या 7 व्यक्ति या 8 व्यक्ति रहेगा तो 8 व्यक्ति रहेगा तो ये 4 को तो होगा, 4 को कोने कानी रहेगा। 7 को कहेगा तो यहां तक, जब भी अगर 8 को कहेगा तो 8 को कोना कानी ये बना लीजिएगा, दैट इज कॉल्ड सिंगल। सिंगल ये पूछेगा ना तो ये पूछेगा, नहीं तो ये पूछेगा हो। लेकिन डबल में क्या होता है कि डबल सर्कल में अगर बात करेंगे तो इसमें जो है आपको एक साथ ड्रॉ करना पड़ेगा। इसको 2 फिगर से ही आप इसको बना पाइएगा। जब ये क्वेश्चन का स्टैंडर्ड अगर बढ़ जाएगा तो आपको डबल सर्कल बनाकर क्वेश्चन को आंसर देना संभव हो पाएगा। यह क्वेश्चन कब आता है? जब बोल देगा अथवा का केस, अथवा यानी या का और का केस अगर बनता है, ये वाली केसेस बनती है, उस समय आपको डबल सर्कल का डायग्राम ही आपको काम देगा। पेंटागोन का क्वेश्चन पूछता है, लेकिन यह एग्जाम में आपको जनरली नहीं मिलेगा। जो बच्चे बैंक पीओ का अगर एग्जाम देते होइएगा, सिर्फ उन्हीं लोग को यह क्वेश्चन आपको मिलता होगा। इसमें भी क्वेश्चन में अगर पूछेगा तो कहेगा 5 कॉर्नर है तो 5 का फेस सेंटर की तरफ है तो इसको बना दीजिए सेंटर की तरफ इसमें, कहेगा बाकी जो है मिडिल वाला सब बाहर की तरफ है। तो ये इस तरह से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। अब तो हमको ये लग रहा होगा कि आप क्वेश्चन हमारा जो फिगर है, आपका कंसेप्ट जो है, कहीं ना कहीं क्या क्या होता है वो आप जान गए होइएगा। बनाने का तरीका नहीं, लेकिन क्या क्या क्वेश्चन होगा वो आप जान गए। आई होप डेट इसका फिगर ले लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए या फिर आप कॉपी पर उतार लीजिए। मैंने सिखाया क्या कि इस सीटिंग अरेंजमेंट, रीजनिंग का मतलब ये नहीं होता कि आप रेलवे का लेवल का पढ़िए। रीजनिंग का एक ही मतलब होता है, एक ही अर्थ होता है, वो सिर्फ होता है बैंक पीओ। बैंक पीओ जो टीचर खुद बैंक पीओ का अगर तैयारी किए होंगे, प्रिपरेशन किए होंगे, तैयारी करते होंगे, प्रैक्टिस किए होंगे, अभी तक कंटिन्यू प्रैक्टिस बनाए होंगे, तब आपको बैंक पीओ का रीजनिंग आपको क्लियर होगा। 2-3 चैप्टर जैसे सलीज में है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन है, ये सब चैप्टर में कहीं ना कहीं टीचर लोगों को भी प्रॉब्लम होती है, वो आपको बार बार कह रहे हैं। क्योंकि वीडियो के माध्यम से तो बहुत सारे शिक्षक भी हमें देखते होंगे, लेकिन हम उनको इंस्टॉल नहीं करके हम बच्चों को केयर कराने के लिए कि बच्चे अधिक से अधिक इधर देखें, समझें और ज्यादा से ज्यादा कंसेस हो, इसके लिए मैं ऐसे कहता हूं। अदरवाइज कोई बुरा नहीं मानेंगे। मैं आप बच्चों को कहता हूं कि आप ये समझ जाइए कि इस चीज को इसकी बड़ी अच्छी से पकड़ रखनी होगी, मतलब इतना अच्छा खुलकर कंसेप्ट क्लियर रखें कि आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम नहीं हो। तो आइए, ये आपके कितने टाइप से क्वेश्चन आते हैं वो हम लोग कवर करते हैं। कुछ लोग कमेंट्स कर रहे थे कि सर हमारे पास तो बुक अजय चौहान की है, सभी लोग अजय चौहान की बुक खरीदे तो अजय चौहान से पहले पढ़ा देते, न तो फिर हमको दीपक सर की बुक लेनी पड़ेगी, राहुल सर की बुक। तो बिल्कुल मैंने आज सोचा है क्या कि नहीं होगा तो हम आज आपको उन्हीं का बुक पढ़ाएंगे, आप उनके क्वेश्चन को आप देख लेंगे। यह हमारा नया चैप्टर है, नई बोर्ड, नई खूबसूरत, इतनी अच्छा कि आपको लाइट भी आपको दिखाई दे रहा होगा। कैसा आपको वीडियो लगता होगा, कैसा आप फील कर रहे हैं, आपको ऐसा हो रहा है कि नहीं कि हाँ कि वास्तव में क्लासरूम में है, जरा सा हमें बताएंगे आप।
HW बहुत जल्दी आपको मिलने वाला है, ऑनलाइन भी HW चेक होने की संभावना है, इसलिए अलर्ट रहिए, खबरदार रहिए, कहीं ना कहीं वर्क करने के लिए तैयार रहिए। कुछ बच्चे ऑनलाइन व्हाट्सएप पर डाइस का क्वेश्चन पूछे हैं, डायरेक्शन का पूछे हैं, उनका जो है संडे के दिन नहीं होगा तो हम वीडियो यहीं पर लेकर आपको बनाकर वीडियो बना देंगे, आप टेंशन मत लीजिए। अभी कंटिन्यू इसका थोड़ा सा प्रोजेक्ट पर हम काम कर रहे हैं। आइए सबसे पहले अगर इसकी बात करें तो एक क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं, जिस क्वेश्चन से हमें बहुत सारी चीजों के बारे में ज्ञान होंगे। इसके 2-3 पॉइंट्स याद रखेंगे। याद क्या रखेंगे? समझ में रखेंगे, समझेंगे इसको। पहला कि अगर यहां दिया हुआ राम, जो राम, श्याम, जो राम, श्याम, जो रीमा का भाई है। ये सब बहुत ज्यादा नफ्स है, जिसको जान जाने से फीवर पता चल जाए कितना है। यहां लिखा राम भी और श्याम भी सीमा का भाई है। ये गौर से देखेगा कि इसे जब भी अगर जो जहां भी मिल गया सेटिंग अरेंजमेंट में, समझ जाइए इसी के जो पहले है जो का मतलब श्याम। अगर ये बोलता है कि इसे रीमा का भाई है तो रीमा का कौन भाई है? राम उनके चक्कर में नहीं पड़िए। जब ये अगर रीमा का भाई अगर पूछ रहा है तो डायरेक्ट जो से पहले वाला जो मिलता है रीमा का भाई है तो कौन है भाई? श्याम। जहां भी अगर जो लगा हुआ अगर सेंटेंस मिल गया, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जहां व्हिच इज द कॉल्ड हु जहां लग गया, हु का मतलब होता है जो। हु का 2 मीनिंग होता है जो आपको पता होगा। हु का मतलब कौन, हु का मतलब जो। तो हमें तो इंग्लिश नहीं बतानी, रीजनिंग बतानी। जहां भी हु अगर मिल गया आपको इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को, तुरंत समझ जाइए कि जहां भी लगेगा उसके जस्ट सामने वाला चीज के लिए जो लगाते हैं। बच्चे इसी में कंफ्यूजन होते हैं। दूसरे पॉइंट को हमेशा ध्यान देंगे कि इसमें जो होता है लेफ्ट एंड राइट का कंसेप्ट क्लियर कर लेंगे। RIGHT, लेफ्ट एंड राइट का कंसेप्ट क्लियर कर देंगे। लेफ्ट क्या होता है और राइट क्या होता है, पहले आप क्लियर हो जाइए कि अगर मानिए ये लीनियर है, यहां गौर से देखिएगा, एकदम हम छोटी छोटी बातों को डिस्कस कर रहे हैं कि आपका क्लियर हो जाए। क्वेश्चन मेरा कोई भी रहेगा तो समझिए कोई भी चैप्टर हम पढ़ाएंगे तो लेवल तक पढ़ाएंगे, ना कि अधूरा और छोटा सा आपको बता दिए कि नहीं ये दिखाएंगे वो दिखाएंगे, कुछ नहीं दिखाया अभी तक तो मैंने किया भी नहीं है। आपके सारे भी वीडियो में मैंने आपको देखा है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम कराए हैं और एडवांस क्वेश्चन कराएंगे, लेवल का एक्स्ट्रा हम कराएंगे। अगर मान लीजिए किसी यहाँ A है, B है, C है, D है, E है और यहाँ F है। सीटिंग अरेंजमेंट में 2-3 बातों को अगर ये सब ध्यान में आपको आती है तो समझिए अरेंजमेंट आपका अच्छा होगा। गौर से देखिएगा, सब्जी अगर भुनी हुई ज्यादा है तो ऑटोमेटिक है कि वो स्वादिष्ट होगी, टेस्टी होगा, खाने में मजा आएंगे। ठीक उसी तरह से ये सब अगर आप जानते हैं तो कहीं ना कहीं आपका सब्जी जो है खुशबूदार होगा, खाने में टेस्टी होगा। तो इसमें देखिए कि यहां पर ए है, मान ली अमन है चाहे अजय है हो, तो गौर से देखिएगा कि ये इधर घुमा हुआ है। तो ऊपर को हमने आपको सिखाया डायरेक्शन चैप्टर में, अगर ऊपर में अगर घुमा हुआ रहे, गौर से देखिए अगर कोई भी चीज अगर ऊपर में अगर घुमा हुआ रहे ऊपर की तरफ, तो जब भी अगर ऊपर होगा तो ऊ से ऊपर आपको बताया जाता है, ऊ से उत्तर। ऊपर जब ही रहेगा तो समझिए उत्तर है। अगर कहेगा कि एक लाइन है जो सभी लोग उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है, जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो उत्तर का मतलब ही होता है कि ऊपर मुंह है। ये आपको कंसेप्ट डेवलप करना है। उत्तर, उससे ऊपर है उससे उत्तर। अच्छा, इसी के विपक्ष में ये आपको दिखाई दे होगा कि नीचे वाला है, यह उत्तर है, नीचे क्या है? नीचे। तो उत्तर के अपोजिट क्या होता है? तो अभी हमको कह सकते हैं कि यह जो होगा क्या होगा? दक्षिण। यह दक्षिण होगा। उत्तर का मतलब आप जानते होइएगा, इंग्लिश में इसको नॉर्थ बोलते हैं, ऊपर को नॉर्थ बोलते हैं, नीचे को हम साउथ बोलते हैं। डायरेक्शन चैप्टर में भी इस बात को मैंने कई बार कहानी कह के समझाया है। ऊपर को उत्तर, नीचे को क्या बोलते हैं? दक्षिण। दाहिने हाथ को जो होता है, जो हम यहाँ बैठे हुए हैं, हम इधर घूमे, तुम भी इधर देख रहे हो वीडियो, मोबाइल ऐसे डिस्प्ले कर रहे होगे, टीवी ऐसे तुम देखकर पढ़ रहे होगे, तो तुम इधर है तो तुम्हारा हाथ ये है। तो दाहिना हाथ में मार होता है तो बॉक्सिंग चलती है, तो इसको बोलते हैं बहुत हाथ गर्म होता है, अर्थात सूरज की हाथ होती है। तो सूर्य निकलता किधर से? ये बॉक्सिंग निकलती किधर से? तो पूरब से। हमेशा इसको देखेंगे, दाहिना हाथ को पूरब बोलते हैं, यानी कि इसको ईस्ट बोलते हैं।
ठीक उसी तरह से अगर ये वाली कहें कि पूरब की अपोजिट साइड को अगर बोले तो पूरब का मतलब होता है पश्चिम। हो अगर ये पश्चिम है तो पश्चिम कौन सी साइड है, तो जब भी अगर ये पश्चिम कहेंगे तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं वेस्ट। एक बार और समझ जाइए, आपको पढ़ाए भी थे NESW, इसकी जरूरत नहीं है लेकिन कहीं कहीं आपको समस्या होगी, इसके लिए हम समझा रहे हैं कि आपको क्लियर हो जाए। NESW यानी कि नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, यानी नॉर्थ ईस्ट साउथ और वेस्ट। ये क्लियर आपको हो गया होगा। आई होप दैट कि जो भी हम बात पढ़ाएंगे बहुत घबराहट की तरह नहीं, बहुत तेज में नहीं, आप संतुष्ट होते हैं और वहां से एक बार लाइक बटन डन तो हम समझ जाते हैं कि आपका क्लियर है, हम आगे बढ़ते हैं। तो आपने ये चीज देखा, जब भी अगर कहे कि 5 आदमी पूरब की ओर बैठा हुआ है तो वो उस टाइप से ही हम बैठाएंगे। क्वेश्चन से पहले 2-3 बातों को जो हम आपको बता रहे हैं इस चीज को आप समझें, क्योंकि यही चीज मेन आपका होता है। जो आप क्लास में इधर उधर आप देखते नहीं रहते हैं, यही चीज को आपको देखकर और सीख कर जाना है। जो बच्चे दिल्ली से हैं या मध्य प्रदेश से लिख रहे हैं, चैटिंग कर रहे हैं, वो लोग भी समझे मेरी भाषा लैंग्वेज बहुत सरल है, आपको शायद हो सकता है कि काफी कंफर्टेबल फील करते हो। जैसे मान लीजिए कि यहां पर देख लीजिए कि 4 बच्चों को हम बैठाते हैं, 1 2 3 4। यहां A है, B है, C है, D है। अगर हम आपसे पूछते हैं, गौर से देखिएगा कि C के दाहिने साइड कौन है, तो C को खुद समझिए, ये उत्तर की तरफ है तो ऐसे बना दीजिए, उत्तर ऊपर को बोलते हैं। C के दाहिना, तो अपने आप को समझिए, C मेरा नाम, मैं उत्तर के तरफ देख रहा हूं तो मेरा ये दाहिना पूछा, तो मेरा दाहिना हाथ कौन वाला, ये वाला, तो मेरे दाहिने हाथ में कौन है, मेरा दाहिने में कौन है, दाहिना में कौन है, तो तुरंत आंसर देंगे D। हम अगर आप बोले कि इसे बाएं में कौन है, देखते रहिएगा, ये सब छोटी छोटी बातें जो आप जान जाइएगा तो आपको मजा आ जाएगा, लगेगा कि नहीं हम कुछ पढ़ रहे हैं और ऑफलाइन में हम पढ़ रहे हैं। इसको अगर बाएं की अगर बात करेंगे कि बाएं, तो ये आपका है B। C के दाहिने कौन है, तो हम कहेंगे D। C से बाएं कौन है, तो B। अगर हम इसके बारे में बोले कि C के सेकंड बाएं कौन है, हो C के सेकंड बाएं, तो C के सेकंड का मतलब ये फर्स्ट है और ये क्या है सेकंड, बाएं, तो बाएं का मतलब ये, तो सेकंड बाएं यानी कि दूसरा बाएं कौन है, दूसरा बाएं, तो आपका कौन है, ये। मतलब ये हम सिखा रहे हैं कि आपका दाहिना हाथ कहेगा तो दाएं कहेगा तो अपना दाहिना हाथ और बढ़ा लीजिएगा, और बायां कहेगा तो इधर बढ़ा लीजिएगा। सेकंड कहेगा तो सेकंड, इसी तरह से अगर थर्ड आदमी बैठा हुआ अगर यहां रहता तो थर्ड ये पोजीशन कहलाता। फोर्थ कहेगा बाएं तो फोर्थ कहलाता। अगर सेकंड यहां अगर दाएं कहलाता तो यहां का व्यक्ति कोई रहता। थर्ड बोलता तो यहाँ, तीसरा कहेगा तो इसको बोलेंगे, दूसरा कहेंगे तो इसको। ये छोटी छोटी बातें ही अगर आप थोड़ा बहुत उधर मजाक कर रहे हैं तो गौर से देख लीजिए, यही बात बाद में आपको भारी पड़ सकती है। इतना ही बात को अगर आप जानते हैं तो बहुत कुछ आप सीटिंग अरेंजमेंट में जानते हैं। कहे कि A और D 2 छोरे पर बैठा हुआ है, हो तो A और D 2 छोरे पर, छोरे का मतलब होता है किनारा, 2 छोर तो मतलब किनारा, या 2 अंतिम छोर कहेगा, अंतिम छोर, तो एक किनारा है और ये भी किनारा है। लेकिन 2 छोर पर कहेगा कि AD बैठा, तो नहीं आप कह सकते कि ये एक तारी है कि एक तारी है, तो यहां भी AD लिख दीजिएगा, यहां भी AD लिखिएगा। लेकिन कह दे कि इस पंक्ति के दाहिने साइड में D बैठा है अंतिम छोर पर, तब यहां दाहिने साइड का अंतिम ये होता है और दाएं साइड का तब यहां D बैठाइएगा, और कहे कि बाएं साइड में ये है तब इसको बैठाइएगा। इसी तरह से अगर हम लोग धीरे धीरे अगर जानते चले जाएंगे तो समझ जाइए कि सीटिंग अरेंजमेंट कल के डेट में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आप और भी टीचर का, दिल्ली का, मुजफ्फरपुर का, मुंबई का, जो भी शिक्षक आपको लगते हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के सारे शिक्षक आप वीडियो देख लीजिए, कहीं ना कहीं आपको लगा कि क्लियर जो है इतना अच्छे, धीरे धीरे आपको कहीं ना कहीं प्रेम सर आपको बेस्ट लगेंगे। हो जब भी हम अगर बात करते हैं तो एक बात ध्यान रखेंगे हम लोग कि जब भी अगर बात करते हैं रीजनिंग में, तो रीजनिंग टफ नहीं होता, यानी कि मोर देन प्रैक्टिस का चीज होता है। उसको गौर से अगर हम लोग देखते रहे तो कहीं ना कहीं ये सवाल सबको हम लोग आसानी पूर्वक कर लेंगे। 1-2 बात को ही ध्यान रखना है, जितनी अभी तक बात की अगर इतनी बातें अगर ध्यान में नहीं तो फिर इसको बैक करके रिकैपिंग करते रहेंगे। एक बार क्लास में ऑनलाइन क्लास करते रहेंगे, उस समय गौर से देखेंगे, जब आप ऑनलाइन हम रहते हैं उस समय आप सवाल क्वेश्चन पूछते रहेंगे, चैटिंग करते रहेंगे ऑनलाइन के समय। जब एक बार ऑनलाइन होगा फिर घर पर जा रहे थे, हेडफोन लगा के घर में बैठकर एक बार इसको देखेंगे। एडवांस मैथ बहुत लोग हल्ला कर रहे हैं, पजल का कह रहे थे, तो आज हम ले दिए सीटिंग अरेंजमेंट। कहीं ना कहीं सीटिंग अरेंजमेंट ही पजल का रूप ही है।
बहुत लेवल का पढ़ा देंगे तो आप समझ जाइए कि वो कहीं ना कहीं आपको सिटिंग अरेंजमेंट पढ़कर आपको पजल बनाना सीख जाइएगा। तो आइए हम लोग क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखिएगा कि एक क्वेश्चन है आपके बुक का, अजय चौहान का ही, वही क्वेश्चन हम करा देते हैं या फिर हम अपने मन से करा दें। देखिएगा एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, अजय चौहान की बुक है, जो आपके पास बुक होती है आपने कमिटमेंट में लिखा था, इसलिए आज ये बुक लेकर हम चले आए। सिटिंग अरेंजमेंट में आप गौर से देखेंगे क्या कि क्वेश्चन दिया हुआ है जिसको मैं लिख भी देता हूं। छह विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर आप खुद सोचेंगे, खोजेंगे, हम नहीं क्वेश्चन खोजने वाले हैं। क्या नंबर है, एग्जाम्पल से लेकर एक्सरसाइज तक आप मिलाते रहिए। एक कतार, क्योंकि बुक आपके पास है, इतना मेहनत नहीं कीजिएगा। कतार में बैठे हैं। आज थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिख रहे हैं कि आपको थोड़ा सा दिखाई दे। बुक भी है, इसीलिए आपके बुक की वजह से मैंने ये बुक उठा लिया है। ई और आई के बीच में बैठा है। एन के बगल में बैठा है। एन वाई के बगल में बैठा है, जो कि एकदम बाईं ओर बाईं ओर है और जे आई के बगल में बैठा है। बताएं कि ई के बगल बताए कि ई के बगल में कौन
बैठा है। ऑप्शन जो है आपका एक में आई एंड जे, दो में वाई और एन, तीन में जे एंड पी, फोर में एन एंड पी, फाइव में पी एंड आई। देखिएगा, अब तो आपको क्वेश्चन बराबर आज लिखे हैं, हमारे हिसाब से आपको कहीं ना कहीं समझ में आ रही होगी कि कोई समस्या आ रही है आपको। कहता है कि 6 विद्यार्थी एक कतार में, कतार समझते होइएगा, 6 स्टूडेंट एक पंक्ति में है, इसमें पी, ई और आई के बीच में है। 2-3 बात को आप ध्यान में रखें, भी छोटी छोटी बातों को हम कर रहे हैं। बीच का मतलब क्या होता है देखेंगे, बीच बोला है, बीच का मतलब, ये सब ध्यान रखेंगे। यह जो है बीच में, गौर से देखिए, अगर यह बीच में दिया हुआ है तो बीच का मतलब क्या होता है, सो गौर से देखिएगा कि यहां अगर मान लीजिए कि राम लक्ष्मण और सीता के बीच में है, तो राम लक्ष्मण और सीता के बीच में है, तो देखिए तो यह है कि नहीं है, राम जो है लक्ष्मण और सीता के बीच में है। मतलब बीच अगर बोलेगा तो आप कह सकते हैं इसको कि यह जो है राम जो है लक्ष्मण और सीता के बीच में है, या इसी भी पॉइंट को आप ऐसे लिख सकते हैं, राम सीता और लक्ष्मण के बीच में। इस दोनों बातों में कोई अंतर नहीं है। जब भी अगर बीच कहेगा तो आप ऐसे भी लिख लेंगे और ऐसे भी, दोनों का लिखेंगे, एक सही हो जाएगा, इसमें से एक गलत होगा। जैसे मैं अगर बोल देगा कि मान लीजिए कुछ भी, सीता के बगल में हनुमान था, तो सीता के बगल में हनुमान था, तो यहां पर अगर सीता के बगल में राम है तो ये वाला क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा, क्योंकि सीता के बगल में हनुमान था तो हनुमान का बैठाने का जगह यहां पर खाली हो रहा है, यहां नहीं हो रहा। तो जब भी अगर बीच कहें तो ध्यान रखिएगा, इस वाले बात को कहीं ना कहीं आप लिख कर रख लेंगे, यह आपके कंसेप्ट है, ये कभी भी आप ना भूलेंगे। जब अगर इसमें अगर आ जाए, कंसेप्ट है ये, आपके कंसेप्ट है कि अगर बीच कहेगा तो बीच का मतलब दोनों बात को लिखेंगे। राम बीच में है लक्ष्मण और सीता के, तो लक्ष्मण और सीता के बीच में ये है, लक्ष्मण और सीता के बीच में ये हो, लक्ष्मण सीता का ये, लक्ष्मण सीता का ये, राम बीच में, तो ऐसे हो सकता है। इसमें से एक सही हो जाते, एक गलत हो जाते। जैसे मैं अगर कहेगा सीता के दाहिना, तो दाहिना हाथ मेरा, सीता खुद समझिएगा दाहिना, हमरे दाहिना हाथ उसका भी दाहिना होगा, हमरे बायां उसी का भी बायां होगा। तो हमारी जो अगर दाहिना हाथ है तो हनुमान बैठा होती है, यहां पर हनुमान है, लेकिन अगर ये लाइन अगर लिखेंगे तो सीता के दाहिना हाथ में कौन है, राम, तो जब भी अगर ये बात कहेगा तो क्रॉस हो जाएगा। हाँ, अगर कहे सीता के बाएं हाथ के जस्ट बगल में हनुमान है तो यह वाला फिर गलत हो जाएगा, यह वाला से सही हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें बाएं में अगर देखिए तो राम है, तो यह हमारा क्या हो जाएगा, गलत, और ये वाला हो जाएगा सही, क्योंकि बैठाने का जगह हनुमान का हमारे पास यहाँ खाली है, ना कि यहाँ खाली है। तो यह कंसेप्ट आपको तो हमको लगता है समझ में आ रहा है, अभी छोटी छोटी बातों लेकर हम समझा रहे हैं कि आपका क्लियर हो। विभीषण के घर के बगल में राम का घर था, विभीषण के घर के बगल में राम का घर था। तो गौर से देखिएगा, ये विभीषण है और इसके घर के बगल में रावण का घर था, तो यहां लिख देंगे रावण। विभीषण के घर के बगल में किसका घर था, रावण का। तो ये बात सही है। अगर इसकी अगर बात करें तो ये भी बात सही हो जाती है कि अगर विभीषण है और उसके बगल में घर रावण का है तो यहां पर रावण होगा। ये दोनों बात पर आप केयर करें इसको। यह आपका कंसेप्ट नंबर 2 है। विभीषण की बगल में अगर राम, बगल कह रहा है, बगल, बगल का मतलब क्या होता है, गौर से देखिए कि वो दाहिने साइड भी हो सकता है, बाएं साइड भी हो सकता है, या इसी को अगर कह देगा पड़ोसी, पड़ोसी अगर कह देगा, बराबर लिख रहे हैं, कुछ ना कुछ नया इंप्रूवमेंट होता है। आपको थोड़ा सा क्लियरिटी के साथ जैसे आप कमेंट करें, कोई भी बच्चा ऐसा हो, गर्ल्स हो बॉयज हो, कमेंट्स तो जरूर कीजिए, जैसा भी आपको लग रहा है, जितना अच्छा लगे तो लिखिए, बुरा लगे तो लिखिए, ना दिखाई दे तो लिखिए, कौन सा चैप्टर आपको पसंद आ रहा है वो लिखिए, जो लिखिएगा लिखिए जरूर हो।
अगर ये अगर बगल कहे या पड़ोसी कहे तो दोनों बात ध्यान में रखिएगा कि एक ही पड़ोसी इधर हो सकता है, भीषण की पड़ोसी इधर हो सकता है। अगर मान ली विभीषण की पड़ोसी रावण है तो इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है, यानी कि पड़ोसी का कोई ठिकाना नहीं कि इधर है कि इधर है। चाहे बगल का मतलब कुछ नहीं हो सकता, बगल दाहिने भी हो सकता है और बाएं भी। तो जब ऐसा दिया रहेगा तो बीच वाला भी क्लियर आपको कंसेप्ट बताए हैं और ये उसका कंसेप्ट नंबर 2। कुछ कंसेप्ट उतारने की जरूरत नहीं, आप समझ रहे हैं, मेरी लोकल भाषा है, आपकी ऐसी टोन हम दे रहे हैं कि आपके घर की बातों में। अगर घर के बगल में कहे, पड़ोसी के बगल में कहे तो इधरों पड़ोसी हो सकता है इधर। हाँ, अगर कहे कि नहीं कि राजू का पड़ोसी रावण था तो एकदम पड़ोसी अगर कहे तब तो वही बात है, लेकिन अगर कहे कि दाहिने में तो ये फिक्स हो जाएगा, बाएं में तो फिक्स हो जाएगा, लेकिन दाएं बाएं नहीं कहे, सीधे कहे कि पड़ोसी है तो समझ जाइए कि हमारी पॉसिबिलिटी जो है वो दोनों हो सकती है। आइए आज थोड़ा सा लेक्चर सीखने का भी आपको मौका मिल रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आ जाए। क्यों? क्योंकि सीटिंग अरेंजमेंट पढ़ाने के बाद भी बच्चे में बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं। इस चैप्टर को 2 बार 3 बार आप लोग वीडियो देखेंगे, ऑनलाइन अभी कंटिन्यू देखिए, लेकिन आज देखिएगा तो फिर इस पर प्रैक्टिस कीजिए, इस क्वेश्चन को लिख कर अपने से पहले बनाइएगा। अब अगर बात करें तो यहां पर दिया हुआ बैठा वाला बीच वाला एकदम अगर कहीं पर दिया हुआ एकदम बाएं तो आप समझ रहे होइएगा, वो आप कंफर्म रहते हैं। आइए हम क्वेश्चन को बनाने के लिए स्टार्ट करते हैं। कहता है कि 6 व्यक्ति एक कतार में बैठा हुआ है। मैं आसान क्वेश्चन ही नहीं बनाऊंगा, क्वेश्चन हम आपको टफ बताएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। क्वेश्चन का स्टैंडर्ड लेवल हमको बढ़ा देना है क्योंकि ऑनलाइन आए हैं, तो ऑनलाइन में तो हमारे जैसे बहुत टीचर हैं। तो जब कहावत है कि लोहा लोहा का काटता है, अगर वो लोहा है तो ये भी लोहा है, आप कंफर्म रखिए। रीजनिंग का कोई भी टीचर मुझे आंख नहीं दिखा सकता है। कहीं भी रहें, ईमानदारी रखें, कहीं ना कहीं आप बहुत ऊंचे तक जाएंगे अगर ईमानदारी आपके साथ है। गवर्नमेंट जॉब से टीचर को जो गवर्नमेंट जॉब में खुद सक्सेस हैं, उससे आप पढ़ने में आपको यह फायदा मिलेगी कि उनको यह पता है कि सफलता की हर बात कहां छुपी हुई रहती है। अनसक्सेस से अगर दीजिएगा तो वो सब्सक्राइब कर सकता है, वो बता सकता है, लेकिन उनको बात पता नहीं होती है। इसलिए हमेशा कहीं ना कहीं सेलेक्टेड व्यक्तियों के लोग देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, सफल व्यक्तियों को लोग पीछा करते हैं, देखते हैं, कैरी करते हैं। तो आइए, अगर ये 6 व्यक्ति दिया हुआ है, कहता है कि 6 विद्यार्थी एक कतार में बैठा हुआ है, ये इतना बात को ये हमारा क्लियर है। इसको बनाने के समय 1-2 बात को याद रखिएगा। ये तो आपको ऐसे दिया हुआ है, अगर अलग अलग स्टेटमेंट नंबर 1 दे देता, 2 दे देता, 3 देता, ऐसे अगर आप दे देता, स्टेटमेंट अगर ना करके पढ़ा देता तो समझ लीजिएगा कि 5-5 स्टेटमेंट देंगे, लेकिन आप स्टेटमेंट के चक्कर में नहीं पढ़ेंगे। पहला बात ध्यान रखेंगे, जो सबसे बड़ा स्टेटमेंट रहेंगे उसी को पढ़ेंगे, उसी से बनाना शुरू करेंगे। शुरुआत जो होती है, जो जितना बड़ा अगर क्वेश्चन रहेगा वहां से कीजिएगा तो कहीं ना कहीं आपको क्लू मिल जाती है, पहला। दूसरी वाली बात कि जिसमें उससे रिलेटिव दिया रहेगा, जैसे बड़ा वाला उठाइएगा तो उसमें से कोई अगर मान लीजिए कि 4 ऑप्शन है, एक में क्वेश्चन है, 2 है, 3 है, 4 है, ऐसे दिया हुआ था, एक वाला उठाया, सबसे 12 लाइन था, 2 लाइन का, ये पढ़ लिया और इससे मिलता जुलता अगर स्टेटमेंट 4 होगा तो 4 बनाएंगे। यह बात हमेशा ध्यान रखेंगे, यह पजल के लिए भी और आपका सिटिंग अरेंजमेंट के लिए। पजल का छोटका भाई सिटिंग अरेंजमेंट होता है भाई। 2-3 बात को और कवर करें यहां से। एक चीज तो सबसे बड़ा स्टेटमेंट पढ़ेंगे, दूसरा चीज कि जो सबसे स्पष्ट होगा, जिसका रिलेशन क्लियर होगा कि राम के बायां में सीता है, उसके दाएं में सीता है, तो जो आपका स्पष्ट लाइन होगा वो उठाएंगे। लिखेगा कि सीता के बगल में राम नहीं है, तो ना है तो केकरा जोरे है, ना है वो हमको पता नहीं, वैसा स्टेटमेंट कभी भी नकारात्मक को ना उठाएंगे। तीसरा बात को अगर बीच वाला क्वेश्चन देगा तो बीच वाला को कभी भी इसमें नहीं बैठाकर कहीं ना कहीं आप यहां पर देंगे। वैसे बहुत सारे क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कराएंगे, जो हम आप लोग को कहें उसको हम लोग धीरे धीरे उतारते हैं। कहता है कि 6 विद्यार्थी एक कतार में है, तो ये कतार में है। कहता है पी, ई और आई के ठीक बीच में हो, ये बीच में कंफर्म रखिए। अभी मैंने आपको सिखाया कि यह बीच में है, जब ये अगर ये बीच में है तो आप इसको कुछ कर नहीं सकते, ये आपका परफेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। आप इसको देख लिए, सोचिए, समझिए नहीं, इसको छोड़ दीजिए, आगे बढ़ जाइए। कहता है कि ये इसके बीच में छोड़ दीजिए। कहता है ई एन के बगल में बैठा हुआ है। अभी आपको एकदम क्लियर दिखाता हुआ क्योंकि हम बड़ा बड़ा लिख रहे हैं। कहता है ई जो है एन के बगल में बैठा हुआ, क्या ये स्टेटमेंट
क्लियर है कि नहीं, कैसे आप पहचानेंगे कि ये स्टेटमेंट क्लियर है कि नहीं है? तो आप ऐसे समझ में आ रहा है कि ये भी स्टेटमेंट क्लियर नहीं है। क्यों नहीं क्लियर है? एक्चुअली में यह नहीं बताता है कि बगल में दाएं बैठल है कि बाएं में बैठल, सीधे बगल में बैठा हुआ। जो विभीषण राम वाला भी कंसेप्ट बता रहे थे वही वाली बात कि उसके बगल में बैठा हुआ, तो बगल में उसका वो पड़ोसी या स्पष्ट लाइन नहीं हो सकती है जब तक ना कह दे कि सीता की पड़ोसी प्रेम सर हैं, गीता की पड़ोसी अजय सर हैं। जब तक पड़ोसी नहीं अगर बताता है कि दाएं में है कि बाएं में, तब तक वो स्टेटमेंट जो है आप उसको टच न करेंगे, उसको पढ़ के एक इंफॉर्मेशन की तरफ रखेंगे। इसके बाद कहता है एन जो है वाई के बगल में बैठा हुआ है। देखते रहिएगा, यहां एन जो है वाई के बगल में बैठा हुआ है। क्या आपको लगता है ये भी यही चीज को लाइन बाई आपको बैठा देगा? इसको लिख देगा स्टेटमेंट नंबर 1, इसको लिख देगा 2, देता है आपको। इसको अगर बना देगा स्टेटमेंट नंबर आपको 3 स्टेटमेंट नंबर दे देगा ऐसे ही, जो कि एकदम बाईं ओर है। यहां पर आपका ये चीज है केयर वाली बात है, यहीं पर आपको चेतावनी मिलती है, यहीं पर आप सावधान रहें। सावधान वाली पॉइंट जो है मेन यहीं पर है, आपको सावधान यहीं पर अलर्ट रहें स्टेटमेंट बनाने के लिए, सिटिंग अरेंजमेंट बनाने के लिए। इसको ध्यान रखें, जो लग गया खबरदार, जहां भी जो लग जाएंगे सेंटेंस में वहां एकदम स्टॉप हो जाइए, उसको खूब गौर से देखिए। जो कि एकदम बाईं ओर है, यहां पर एकदम स्टेटमेंट क्लियर आ रहा है कि जो कौन है वो हम बाद में बात करेंगे। जो बाईं ओर है और जे के बगल में बैठा हुआ है, ठीक है। यो बगले बगले, खाली सिर्फ बगले बगले यानी बगलिंग वाली बात ज्यादा कर रहे हैं। क्वेश्चन थोड़ा बहुत ठीक ठाक है, पहला ही क्वेश्चन लेकर आए हम आपको बोल रहे हैं सिटिंग अरेंजमेंट में थोड़ा टफ क्वेश्चन चलेंगे हम, क्योंकि पढ़ने का मतलब है आप हमको 1 घंटा टाइम जो दे रहे हैं, तो उस टाइम में क्यों नहीं हम ऐसा ही चीज सीखे जो थोड़ा सा स्टैंडर्ड। जो मेरे पुराने बच्चे हैं उनको भी थोड़ा सा मजा आएगा, आप देखते रहे क्लास को, और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करवाए, अधिक से अधिक उसको शेयर करवाए, तब जाकर अगर एडवांस मैथ हमको पढ़ाना है तो उसमें हमको लाइव भी आना है। लाइव अलजेब्रा के लिए आने के लिए हमको एक ही है कि उसमें जब तक 1000 बच्चे अगर सब्सक्राइबर नहीं होंगे तब तक उसका क्लास लाइव क्लास कराना संभव नहीं। इसलिए ज्यादा से ज्यादा उसको शेयर कीजिए। मैथ के जादूगर चैनल अपना चैनल, रीजनिंग कंटिन्यू इसी पर चलती रहेगी और चलेगी ही। गौर से देखिए, कहता है कि जो कि एकदम बाईं ओर है और जे आई के बगल में बैठा हुआ। तो बताइए कि ई के बगल में कौन बैठा हुआ। मन में होता होगा कि इतना क्वेश्चन को सर बता रहे हैं, इतना बोल रहे हैं, तो कैसे एग्जाम में इतना जल्दी बनेगा। जी, अभी आपका हम किसी भी रोड को पिचिंग अभी हाईवे पर चलते हुए तो पहले क्या होगा वो पता है। उस रोड में पहले मिट्टी डलाया, बारिश हुआ तो कीचड़ होता होगा, उसमें गिरता होगा इंसान। इसके बाद फिर क्या हुआ, जब उसमें पानी सेट कर गया तो फिर उसमें क्या किया, थोड़ा सा उसमें एक सोलिंग करवाया। जब सोलिंग हुआ तब क्या हुआ, तब फिर उसमें रोड़ी बिछाया गया, उस पर बालू से डाला गया, तब धीरे धीरे उस पर क्या किया गया, फिर उसको पिचिंग के लिए योग्य उस पर रोलर चलवाया गया, उसके बाद अलकतरा दिया गया, फिर उस पर साइनिंग किया गया, फिर उस पर क्रॉस साइनिंग मारा गया, उसको लाल से हरा से उजला से रंग दिया गया, तब जाके हमारी स्पीड गाड़ी की जो होती है 110 105 रहती है। तो आइए रोड ऐसा करते हैं कि एग्जाम में स्पीड हम लोग अभी 120 से ऊपर रहे। तो अगर इस क्वेश्चन में अगर बात करें तो एकदम स्पष्ट आपको समझ में आ रही है कि इसमें सबसे पहले किसको लेकर बनाया जाए। तो मेरे ख्याल से यह जो है बीच लगा हुआ, तो इस स्टेटमेंट को अभी नहीं टच करें। बगल वाला ये भी हमको स्पष्ट नहीं है, अब वो नहीं टच करें, वो नहीं तो स्टेटमेंट तो 3 ही है। तो सबसे बड़ा स्टेटमेंट हमको यही लग रहा है कि एन वाई के बगल में बैठा है। जो मतलब बगल वाला, इसके जस्ट बाद वाला था। जो मतलब किसके लिए, तो वाई के लिए। आपको ये सिखाएं, थोड़ा देर पीछे बैक वीडियो को कर लीजिएगा। लेट से भी आप जो लोग जुड़ रहे हैं वो अपने टाइम पर ही क्लास को देखेंगे। जो के जस्ट बगल वाला होता, तो इसके बगल वाला में कौन है, तो आपके वाई के बारे में कह रहा है कि वाई के बारे में आपको कह रहा है। आइए, कहता है कि जो एकदम बाई ओर है, एकदम क्लियर सुनिए। एन जो है वाई के बगल में है, एन जो है वाई के बगल में बैठा है, एन जो है वाई के बगल में बैठा है, जो कि एकदम बाईं ओर है। हो गौर से देखिएगा, एन जो है बगल में है, एन वाई के बगल में, गौर से देखेंगे, खूब बढ़िया से देखेंगे। तो यहां पर ये नहीं लिखिएगा, जब भी लिखिएगा तो ये वाला लिखिएगा। ये जो कॉमा के पहले रहेगा उसको नहीं लिखिए, यहां लिखिएगा। यहां पर कहीं पर अगर मान लीजिए अभी इस ग्राफ में नहीं लिख रहे हैं, हम रफ कर रहे हैं, यहां पर हम रफ कर रहे हैं, यहां वाई लिख रहे हैं। y के बगल में, एन जो है y के बगल में, तो गौर से देखिएगा, एन जो है y के बगल में, तो बगल तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। एन यहां भी बैठेगा और एन यहां भी बैठेगा। हर बात को धीरे धीरे समझिए, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आज नहीं पढ़ाने को, पहले कंसेप्ट क्लियर कर लेने को, कल आपको मजा आए।
क्वेश्चन बनाने वक्त मैं क्वेश्चन पर टारगेट करता हूं, कंसेप्ट के दिन मैं कंसेप्ट को टारगेट करता हूं। तो कहता है कि बगल में तो ये भी है और ये भी है। सिटिंग रेजिमेंट बहुत टफ चैप्टर है ही, गौर से देखिएगा, ऐसा देखिएगा कि आपको फिर दोबारा कहीं ना कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े। तो गौर से देखिएगा, कहता है कि एन जो वाई के बगल में, तो एन जो है इसके भी बगल में है और इसके भी बगल में, दोनों बात को हम समझ रहे हैं। इसके बाद कहता है एन जो है वाई के बगल में बैठा है जो कि एकदम बाईं ओर है हो। अब इसको कहा है क्लियर कि जो बाईं ओर है, तो बाईं ओर ई है कि ई है, तो एक कर दाहिना हाथ इधर होगा क्योंकि हमर दाहिना, तो इसका भी दाहिना इसका, यानी कि कह रहा है कि यह जो एन बगल में है लेकिन किधर है, तो बाएं में, यानी कि ये वाला गलत हो गया। मतलब बात यह है कि एन वाई होगा, वाई एन कभी भी नहीं होगा। एक स्टेटमेंट से आपका ये जो है स्टेटमेंट आ चुका है, या आप उसको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं, सबसे अच्छी और लंबी स्टेटमेंट थी। अब देखते हैं, कहता है अब ये पढ़ लिए ना वाई एन वाला, तो आप ई वाला स्टेटमेंट में और इस वाला स्टेटमेंट में दोनों में देखिए कि वाई एन वाला किस में है, दो में है कि एक में, कमेंट में लिखिए कि एक में है कि दो में। यहां पर है पी और ई आई के बीच में है, और यहां पर है ई एन के बगल में बैठा हुआ है। ये चीज को ध्यान दीजिए, मैं इस चीज को बार बार कहता हूं, कुछ खास बात जरूर है, जहां पर आदमी के स्पीड से एक्सीडेंट होती है वही चीज को मैं रोकते चलता हूं। मतलब कि यह तो क्लियर हो गया था, वाई और एन वाला मैंने कहा कि सबसे लंबा स्टेटमेंट, बड़ा स्टेटमेंट, स्पष्ट स्टेटमेंट बनाएंगे, तो ये तो मैंने बना लिया। और इसके बाद जो इससे रिलेटेड है, मतलब ये वाला नाम जो कौन स्टेटमेंट में, तो आप तो दो स्टेटमेंट, एक बना हुआ एक दो बचा हुआ, तो इसमें वाई और एन है, तो वाई एन तो इसमें है ना, तो वाई एन वाला है, ये वाला से आप क्रॉस करेंगे। कहता है ई और एन के बगल में बैठा हुआ है, ई जो है एन के बगल में, ई जो है एन के बगल में, देखते रहिएगा यही बैठा हुआ, ई जो है एन के बगल में हो, तो एन के बगल में तो यही बा बैठेगा कि यही बा, यहां तो जस्ट बगल में दाहिना हाथ पर तो वाई बैठा हुआ है, तो यहां पर तो इसको बैठने की जगह है नहीं, तो ई कहां बैठेगा, तो यहां। अब ये दो स्टेटमेंट आपको क्लियर हो चुका, जिसमें तीन व्यक्ति बैठ चुके, ई एन वाई, ये कहीं ना कहीं आपको टेंशन खत्म कर दिया। ऐसे ही हम लोग सीखेंगे। इसके बाद अब देखिएगा कि अब तो कोई दूसरा स्टेटमेंट बचा ही नहीं, हमको तो यही स्टेटमेंट लेकर चलना है। अब क्या बोलता है, इसमें से दो बात को ध्यान रखेंगे। पी कहता है ई और आई के बीच में, तो पी ई और आई के बीच में, देखिए तो है अलग ले, उसको भी बना लीजिएगा, पी जो है आई और ई के बीच में है दोनों। आप ई आई के बीच में कहिए चाहे आई ई के बीच में, आखिर है कौन, पी, दोनों बात सेम है। आई ई के बीच में कहिए चाहे ई आई के बीच में कहिए, इस दोनों में अंतर नहीं है। तो यहां तक समझ में है। ई स्टेटमेंट में जब ये इस स्टेटमेंट को क्वेरी कीजिएगा तो ऑटोमेटिक इसमें से एक सत्य और एक असत्य निकल जाएगी। अब देखिए कैसे, यहां पर है वाई है, एन है और ई है। रैंकिंग में भी आपने झंडा जोड़ने वाला सीखा था, तो देखिए गौर से, यहां ई है तो इसमें ई है कि नहीं है, एन तो नहीं है तो एन से नहीं साट सकते, वाई से नहीं, ई है ना तो ई वाला से उठाते हैं। अगर यहां पर ई उठा के लाते तो ई के बगल में क्या हो जाएगा, पी, लेकिन ई क्या है, ये तो हमारा स्टेटमेंट सही है, तो ये क्या हो गया, ई के बगल में पी है लेकिन ई के बगल में यहाँ एन है, तो ये हमारा असत्य यानी कि फॉल्स है, ये हमारा फॉल्स है, हमको ये आएगा। तो ये ई को उठा के लाएं और यहाँ पर रैंकिंग के हिसाब से साट देंगे, जैसे रैंक में हम लोग सीखे थे रैंकिंग चैप्टर में, जो नहीं पढ़े पढ़ लेंगे। ई को उठाएंगे तो ई के बगल में अब कौन हो जाएगा, पी, और पी के बगल में क्या हो जाएगा, आई। अब देखिए आदमी की संख्या कितनी है, तो हमारे पास है 1 2 3 4 5, जबकि टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 6। गौर से देखेंगे, बहुत अच्छा शानदार क्वेश्चन है, पहला ही क्वेश्चन बहुत अच्छा आपका मिला हुआ है। आपको यही चीज को हम आपको समझा रहे हैं। अब देखिए गौर से, इस क्वेश्चन जैसा पूछा हुआ वैसा ही क्वेश्चन बनेगा। जैसे में हमारे पास क्या क्या हमने क्लियर किया है, यहाँ पर किया क्या है, ये हमारे पास आई है, तो यहाँ पर आपको सीट दिया है 1 नंबर 2 नंबर 3 4, चेयर लगी हुई है 6। तो अगर ये सब बैठेगा तो एक साथ बैठेगा, यानी कि आई के बगल में कौन बैठेगा, तो यहाँ आई है, आई के बगल में क्या बैठेगा, पी, पी के बगल में कौन बैठेगा, तो ई के बगल में कौन बैठेगा, तो एन, एन के बगल में क्या बैठेगा, वाई। ये बनाएंगे, ये हमारा एकदम क्लियर है, आई पी ई एन वाई, यह तो बैठेगा ही। इसके बाद हम इसमें देखेंगे क्या कि अब हमारे 6 व्यक्ति था, 6 व्यक्ति में गौर से देखिए कौन कौन व्यक्ति बच गया। तो यहां पर देखिए पी ई आई 3 आदमी ये है, और ई एन 5 गो हो गया। एक और व्यक्ति कोई छुपा हुआ है, एन वाई और बैठा हुआ है। अच्छा, एक और कंसेप्ट यहां पर ये वाली आपका है, ये आपको भूल ही रहे थे हम, और
यहाँ दिया हुआ है जे आई के बगल में है, हो जे आई का बगल में है, गौर से देखिएगा। खैर कोई बात नहीं, एक स्टेटमेंट था, 2 था, 3 था, तो इसको हम लोग चौथा बना लेते हैं। ये चौथा स्टेटमेंट हो गई, क्या कि इसको हम पढ़े नहीं। बार बार हम आपको बोलते हैं ना, मैंने किसी बुक पब्लिकेशन से मतलब नहीं होता, मैं क्वेश्चन लेकर डायरेक्ट आता हूँ, मैं ईमानदारी से करता हूँ। जो भी क्वेश्चन डायरेक्ट लेकर आते हैं डायरेक्ट हम पढ़ाना शुरू करते हैं। यही देखते हैं कि जे आई के बगल में बैठा हुआ है, और ऐसा फील नहीं होगा कि प्रेम सर का प्रिपरेशन नहीं है, मतलब कंसेप्ट ऐसा देंगे कि आपको समझ में आने को, क्योंकि मैं भी एक स्कॉलर रीजनिंग में हूँ, टेंशन मत लीजिए। जे आई के बगल में बैठा हुआ है, अब एकदम स्पष्ट है, जे जो है आई के बगल में बैठा हुआ। अब बताइए कि इसमें जे छूट रहा है, तो जे के लिए क्या यहाँ बैठाइएगा यहीं पर। अब बताइए जे आई के बगल में हो रहा है क्या, तो ये सीटिंग अरेंजमेंट आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, मतलब ये आपका बैठाने का पोजीशन अच्छा नहीं। तो जे कहाँ बैठेगा, तो इसको आई को यहाँ से नहीं, यहाँ से बैठाना शुरू कीजिए। आई के बाद कौन है, पी के बाद कौन है, ई के बाद कौन है, वाई, आई पी ई, एन छूट गया था, एन वाई, यहां तक तो बैठ गया। और जे को बैठाना, तो जे तो बगल में है, तो जे को हम लोग यहां बैठा देंगे। अब यह हमारा 6 व्यक्ति बैठ चुका है, 6 व्यक्ति। अब क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा था, कहता बताइए कि ई के बगल में कौन बैठा हो। ई के बगल में, ई कहाँ गया, ये वाला है, ई के बगल में कौन बैठा, तो ई के बगल में एगो पी बैठा है और एगो एन बैठा हुआ था। पी एन देख लीजिए ऑप्शन में, पी एन है नहीं, है नहीं, ये है नहीं, ये है। पी एन कहिए चाहे एन पी, अभी आपको सिखा है, ये पी एन कहिए चाहे आंसर हमारा ये हो जाएगा, ये हम। आपको मजा आया होगा, क्वेश्चन ठीक है। जो नए बच्चे होंगे बहुत सारे समझ में कम आए होंगे, आप कमेंट्स करें, एक बार और इस क्वेश्चन को हम बताएंगे। हम बहुत तेज नहीं भागेंगे, कंसेप्ट में बहुत आधारशील तैयार करते हैं, और जैसे कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तब हम चलेंगे स्पीड। क्या दिक्कत है, पहले आप क्वेश्चन को एक बार जोर से मुंह से बोलकर पढ़िए तो आपको दिखाई देता है कि नहीं। कहता है कि 6 विद्यार्थी एक कतार में बैठे हैं, पी ई और ई के बीच में बैठे हुए हैं, और ई एन के बगल में बैठा है, एन वाई के बगल में बैठा हुआ है, जो कि एकदम बाईं ओर है, और जे आई के बगल में बैठा। तो बताइए कि ई के बगल में कौन बैठा हुआ है। एकदम क्लियर है। आइए फिर हम लोग इसको ठीक से पहले से क्लियर कर लेते एक बार और। इस स्टेटमेंट क्वेश्चन को आने पर सबसे पहले हमारा काम होगा कि इसको आप अलग अलग स्टेटमेंट में इसको, जैसे 1 2 3 हम लिखे हैं, यहाँ 1 नंबर इसको लगा दी है पार के, इसको 2 नंबर बना ली, इसको 3 नंबर बना ली, इसको 4 नंबर, ऐसा आप बना लीजिएगा। अभी आपको उससे बनेगा नहीं, लेकिन 2-4 क्वेश्चन बताने के बाद आप ये बात क्लू को समझने लगिएगा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे तो ये बीच वाला है, तो ये नहीं, बीच वाला नकारात्मक वाले को नहीं रखते हैं, तो बीच वाला ये नहीं बनाएंगे। चलिए, ई एन के बगल में केने से नहीं पता है, वाई एन के बगल में है नहीं पता है, जो कि एकदम बाईं ओर। बाईं ओर के चलते यह स्टेटमेंट लंबा भी है, यहां से लेकर यहां तक स्टेटमेंट भी लंबा है और एकदम बाईं ओर है, तो परफेक्ट आ रहा है। चौथा में देख रहे हैं कि जे आई के बगल में है, मतलब किधर है वो हमको पता नहीं है। एक बार इसको ऐसे लिख दे तो आप देखिए क्या क्या लिखा है। 1 नंबर स्टेटमेंट आपको कहां भटकाएगा, तो हम लिख देंगे पी ई और आई के बगल में, ये ऐसे हो सकता है, और ये भी हो सकता है आई पी ई, बगल का मतलब ये होगा। 2 नंबर स्टेटमेंट हमारी बताती है, 2 नंबर स्टेटमेंट जो है एक के बाद ई एन के बगल में है, तो ई एन के बगल में है या ई एन के बगल में, दोनों बात सत्य है। बगल का मतलब यही होता है, दाएं भी हो सकता है बाएं भी हो सकता है, इसी कारण से ये सब क्वेश्चन को हम पहले नहीं पढ़े। 3 तो स्पष्ट है, 3 तो अभी हम क्या देखें, 3 तो हमको बनाना ही पड़ेगा। 4 में देखिए जे आई के बगल में है, जे आई के बगल में है, ऐसे भी हो सकता है, जे आई के बगल में ऐसे, मतलब अथवा के या वाला जब ही आए ना तो वो ऐसे क्वेश्चन को टच ना करेंगे। जब भी अगर इसको अगर करेंगे तो आप समझ जाइए कि या करते करते अथवा का केस खुदे बनकर आ जाएंगे एग्जाम में से, और हमको कहेंगे सर जानते हैं से बड़ा अच्छा क्वेश्चन था सीटिंग अरेंजमेंट के, और बनाने गए हैं ना तो बनिए नहीं रहा था, क्योंकि आप ये कर लिए थे। अथवा वाले केस को टच नहीं करेंगे। अथवा वाले केस को पहले इधर साइड में रफ में कहीं ना कहीं लिख लेंगे। क्वेश्चन को बनाने का एक तरीका है।
इसमें हमारे 6 व्यक्ति है, तो 1 2 3 4 5 6, देख लीजिए 6 व्यक्ति को बैठाना है। आइए सबसे पहले स्पष्ट लाइन को यही है, ये वाला y n के बगल में बैठा है, y n के बगल में बैठा है जो कि एकदम बाईं ओर है। हो y जो है n के बगल में बैठा है और जो कि एकदम बाईं ओर है। कौन? तो आपको बताए थे बगल जो लगल है थी यानी y जो है n के बगल में बैठा था। n के बगल में इधरों हो सकता है और n के बगल में y इधरों हो सकता है ना, ये y है, तो ये भी हो सकता है, ये भी सही हो सकता है, ये भी। तो यही इसी में लगा दिया हुआ कि जो कि एकदम बाईं ओर है, मतलब n जो है n y के बगल में है, तो कैसे बगल में है? तो बाईं ओर है, जो बाईं ओर है, मतलब y जो है बाईं ओर है, तो y बाईं ओर। तो देखिए, तो ये वाला में बायां हाथ इधर होगा, ये दाहिना होगा, तो बायां वाला ये है, y का ये है, तो ये वाला, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? गलत। मतलब कहता है कि n जो है n जो है y के बाईं ओर बैठा हुआ था। अब बताइए, अभी हम समझाए थे यह सही है कि यह सही है, फिर से आप देख लीजिए, क्या कि हमने काट दिया है। कहता है y n है y के बगल में, तो n जो है y के बगल में जो कि एकदम बाईं ओर, मतलब y है बाईं ओर। इसी चीज को सीखना है आपको, जो मतलब कौन, इसके आगे वाला कौन? y बाईं ओर है, तो y देखिए तो बाईं ओर है कि नहीं? ये काट दिए हैं, सही है क्या? गलत है, क्योंकि बाईं ओर ये है हमारा, y बाईं ओर है। अब यहाँ तक क्लियर? अब यह क्लियर हो गया ना, तो कोई भी स्टेटमेंट उठाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, याद रखेंगे इससे रिलेटिव वाले स्टेटमेंट ज्यादा बढ़िया। देखिए y n यहीं पर रहेगा, फिक्स है, तो यहाँ पर ये आपको समझ में आएगा y n में, तो यहाँ पर n है और यहाँ भी n है, वही स्टेटमेंट पढ़िए तब या लिख लिए तब। e के बाद n है, e के बाद n है, देखिए तो e यही बार बैठाएंगे तब n होता, तो e के बाद n होना चाहिए, n से पहले क्या होना चाहिए? अगर n यहाँ पर बैठाइएगा तो n से, सॉरी, अगर यहाँ पर देखिएगा कि n से पहले ई है, तो n से पहले ई है क्या? मतलब ये या वाला ये कर लो, ये कर जाए, n के बाद क्या हो जाएगा? ई, n के बाद क्या है? आवाज भी हमारा क्लियर होता होगा, स्पष्ट होता होगा। हमें तो पढ़ाने में काफी गर्मी लग रही है, आप लोग तो हवा में होइएगा, खैर कोई बात नहीं है, फिर एसी ले आएगा। देखिएगा ये हमारा क्लियर हो गया, यानी कि इसको भी टिक कर दिए, ये भी स्टेटमेंट हम लोग क्लियर कर लिए हैं, ये स्टेटमेंट क्लियर कर लिए हैं। अब हमको क्या करना है? अब इस तीनों में से देखेंगे रिलेटिव में कौन है, तो इसमें आपको देख रहे ई वाला है, ए में ई वाला है नहीं, इसमें जो नाम है जो इसमें है नहीं, तो इसको ई वाला को हम देखते हैं। ई से गौर से देखिए, ई से पहले पी है, ई से पहले ई है क्या? यानी कि ये क्या है? गलत है हमारे पास। गौर से देखिएगा, ई के बाद क्या होना चाहिए? पी के बाद क्या होना चाहिए? आई, तो हमारा ये भी क्लियर हो गया। अब इसके बाद है चौथा में आपको दिया हुआ है जे आई या आई जे, तो जे आई की आई जे, तो आई से पहले अगर जे कीजिएगा तो ये संभव है क्या? नहीं, तो यानी कि आई के बाद क्या हुआ? जे। अब बताइए कि आप स्पष्ट हुए कि ना, यानी कि यहाँ पर वाई है, ई एन है, ई है, ई पी है, ई आई है, ई जे है। हमारे ख्याल से क्वेश्चन आपको स्पष्ट हो गया होगा। आइए इसी क्वेश्चन में बहुत सारी बातों को और हम लोग स्टेटमेंट के द्वारा स्पष्ट करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन से ज्यादा कंसेप्ट क्लियर आपका होना बहुत जरूरी है। यह हमारा आंसर है, यह हमारा आंसर की बन गया है। अब इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? इस क्वेश्चन में 1 नंबर क्वेश्चन आपको यह पूछा जा सकता है, गौर से देखिएगा, कि अंतिम छोर पर कौन है? अंतिम, आप लोग आंसर मारिए, अंतिम छोर पर कौन है? बोलिए आंसर क्या होगा? अंतिम छोर पर कौन है? तो आंसर आपका है y, ये वाला अंतिम छोर पर, और j, ये है अंतिम छोर पर। y j कहिए, j n, जो ऑप्शन में मिलेगा दोनों अंतिम छोर पर ही। दूसरा क्वेश्चन अगर पूछेंगे अंतिम छोर से दाहिने में कौन है, तो दाहिना हाथ कौन है? तो अंतिम छोर से दाहिने पर कौन है? तो दाहिने पर कौन है? जे, तो आंसर यहाँ हो जाएगा जे। 3 में क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, ऐसे एक क्वेश्चन में आपको 4-4 क्वेश्चन पूछते थे, रेलवे में भी, बैंक पीओ में तो 7-7 क्वेश्चन पूछते हैं। अब इसी में अगर आपसे पूछ देगा कि ठीक बीच में कौन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ठीक बीच में कौन है? हो 6 आदमी है, गौर से देखिएगा, तो इस ठीक बीच में, तो ई 2 गो इधर से या 2 गो इधर से, तो ठीक बीच में ये, लेकिन ए में कोई है क्या? तो ऑप्शन 2 तरह के आते हैं, अगर ई और बी देगा
तब तो डायरेक्ट आंसर मार देंगे कौन है बीच में, ठीक बीच में, तो ये दोनों है। लेकिन ऑप्शन में अगर ई दे चाहे पी दे तो दोनों में से कोई नहीं होगा, तब होगा क्या निर्धारित नहीं किया जा सकता कि कौन बीच में है। तो ठीक बीच में अगर दूगो है तो दूगो तो लिख लेंगे क्या कि दूगो इधर है, दो तो ये है बीच में। लेकिन सीधे डायरेक्ट कहे कि एक आदमी का नाम दे तो ये संभव नहीं है। अब एक आध क्वेश्चन और उल्टा पुल्टा देख लेंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन में 4 में पूछेगा क्या, एन के ठीक दाईं ओर कौन है। देखेंगे ये सबको, एन के ठीक दाएं ओर कौन है, एन के ठीक दाएं ओर कौन है। हो तो एन के दाएं ओर, तो एन के दाहिना हाथ एन हुआ क्योंकि हमारा हाथ यही है, तो एन के दाएं ओर कौन है, तो एन के दाएं ओर कौन कहलाइएगा, ई। पूछेगा 5वां में आपका जे के बाईं ओर कौन है, जे के बाईं ओर कौन है। हो तो जे के बाईं ओर कह रहा है तो आप सिंपल सा देख लीजिए, जे की बाईं ओर, तो जे के बाईं ओर दाएं ओर तो कोई है नहीं, तो बाईं ओर कौन है, आई। तो आंसर हो जाएगा इसका आई। अब क्वेश्चन में मजा आने वाला है, जो क्वेश्चन आपसे पूछेगा ई के दाएं दूसरे स्थान पर कौन है, दाएं दूसरे स्थान पर कौन है। अब इसका आंसर आप बताइए, ई के दाएं दूसरे स्थान पर कौन है, ई के दाएं दूसरे स्थान पर कौन है, ई के दाएं दूसरे स्थान पर कौन है। तो देखिएगा ई के दाएं दूसरा स्थान बोला है ना, ई के दाएं दूसरा बोला है कि कौन है, तो देखिए ई है दाएं, तो दाएं दाहिना हाथ की तरफ, यही सब सोचना है, यही सब प्रैक्टिकली समझना है। हम जितना प्रैक्टिकली होते हैं उतना मैथ रीजनिंग कंसेप्ट क्लियर होता है। हम मैथ को मैथ की तरह नहीं पढ़े, रीजनिंग को रीजनिंग, तो हम अपने व्यवहारिक तरह से पढ़े कि एक दाहिना है तो केने दाहिना, तो हमारी दाहिनी हाथ है, हमारी राइट हैंड है। तो कहता है क्वेश्चन में ई के दाएं ओर, तो ई के दाएं ओर, तो दाएं ओर तो ये भी है और ये भी है, लेकिन ई के दाएं ओर दूसरा कहा था, ये तो पहली है, ये क्या है, दूसरी है। किसी व्यक्ति को अगर 2 ब्याह होता है तो कहता है पहली पत्नी कौन है, तो पहली वाले को नाम कहता है, दूसरी वाइफ कौन है तो दूसरी वाली के नाम कहेंगे। तो बोला है दूसरी, तो दाएं तो है बहुत, इसको 3 को पत्नी है, लेकिन पहली पत्नी ये है, दूसरी बोलेगा तो दूसरी ये हो जाएगा। आपको समझ में आ गया अमन? कमेंट कीजिए। अच्छा यस, इसका मतलब आपके 2 है क्या? अच्छा, अनमैरिड हो? चलिए, क्वेश्चन में हमारे ख्याल से मजा आया होगा, बैच की तरह आपको पढ़ाएं। और भी बातें आपको करनी है, लेकिन पहले हम लोग सिलेबस, बहुत दिन पढ़ाई छूटा हुआ है, खाली सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। अभी कोई टॉकिंग नहीं करेंगे, पढ़ाई करेंगे। और एक बात ध्यान रखेंगे हमेशा कि जब तक क्लास कंटिन्यू चलती है, क्लास रेगुलर करेंगे। और एक और चीज मैं आपको कह देता हूं सरल भाषा में कि एडवांस मैथ आने वाली है। एडवांस मैथ आप गांव में किसी भी बच्चा कहीं भी पढ़ा हुआ है, पटना, दिल्ली, सीतामढ़ी, सब घर आया गया हुआ, उसके मोबाइल से तुम क्या करो, सिर्फ यहां पर मैथ का जादूगर चैनल यूट्यूब में जाके, और चैनल में इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। इसमें एक मेरा फोटो आएगा जो कि आपका लोकप्रिय है, वो फोटो माइक वाला, उसमें जाकर इसको क्लिक करवा दीजिएगा, वहां से वो एक सब्सक्राइब कर देंगे। और सब्सक्राइब करने के बाद ये समझते हो ना, ट्रिंग ट्रिंग वाला बेल आइकन दबा देंगे। जब ये हमारे एडवांस में स्टार्ट होगा उसको मैसेज चला जाएगा, और जब पढ़ेगा तो आपको रियली में बोलेगा कितनी मस्त है। तो कम से कम आप समझ में आ जाना चाहिए आपको कि 10 बच्चे को कम से कम सब्सक्राइब कर दिला दीजिए। हम लोग एक साथ रहें, वो भी आपसे डिस्कस करें, आपको पता चल जाए कि वास्तव में पटना और प्रेमसर में क्या डिफरेंसेज है एडवांस मैथ के लिए। ये सब्सक्राइब कर देंगे। आइए हम लोग दूसरे क्वेश्चन के तरफ चलते हैं। आइए, जो क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा कि 6 विद्यार्थी ए, बी, सी, डी और एफ एक कतार में खड़े हैं। स्पष्ट दिखाई दे रहा है? कहता है बी एफ और डी के बीच में है। ठीक है, बीच वाला आपको समझ में रहा है। ई ए और सी के बीच में है। ठीक है, यहां पर इसको स्टेटमेंट नंबर हम लोग इसको 1 लॉक कर ले, इसको 2 लॉक कर ले। कहता है ए एफ और डी के बगल में खड़ा है नहीं, मतलब नहीं है, मतलब नकारात्मक नेगेटिव आ रहा है, नहीं है, नहीं। और सी और डी के बगल में
खरा नहीं है, ये भी आपका पॉइंट जो है नेगेटिव आ रहा है। अब तो आप फंस जाएंगे। जैसे अगर ये कह रहा है कि नेगेटिव बात कह रहा है कि नहीं है, उसको गौर से आपको देखना चाहिए। अब इसमें ऐसा है कि क्लू वाला कुछ मिल ही नहीं रहा, स्पष्ट कुछ मिल ही नहीं रहा है कि स्टेटमेंट ठीक बाएं ठीक दाएं। तो पहले क्या क्या वो कह रहा है सो हम लोग जान लेते हैं। पहला, मान ली कोई भी स्टेटमेंट लेंगे, नकारात्मक में लेकर पॉजिटिव वाला लेंगे, तो या तो एक लेंगे नहीं तो दो लेंगे, उससे कोई फर्क नहीं, कोई लेंगे, क्योंकि एग्जैक्ट जो हमको लंबा स्टेटमेंट चाहिए कोई नहीं है। दूसरा कि पॉजिटिव भी चाहिए वो नहीं है। तो कहता है कि बी एफ और डी के बीच में है, तो बी देखते रहिएगा, एफ और डी के बीच में एक ये बात हो सकती है, और बी जो है एफ और डी के बीच में है एक ये बात हो सकती है। ये भी बात सही है और ये भी बात सही है। यह हमारे एक पॉइंट से। दूसरे अगर पॉइंट की अगर बात करें तो कहता है ई जो है हमारे ए और सी के बीच में। बड़ा गौर से देखना पड़ेगा क्वेश्चन को। ई का थोड़ा सा हम शुरू में ही स्टैंडर्ड पढ़ा रहे हैं, फिर बीच में हम लो कर देंगे क्वेश्चन, अगर टफ लगता होगा तो। आपको टफ अगर ऐसा फील हो रहा है तो थोड़ा सा नॉर्मल करेंगे तो उसमें मजा आ जाएगा। कहता है कि ई इसके बीच में है, और अच्छा होता है कि ये ठीक है सर समझ में आ रही है, तो थोड़ा सा और लेवल ही चलेंगे, और लगता है कि नहीं सर इजी, तो इजी आ जाएंगे। हमेशा मैं सोचता रहता हूँ कि थोड़ा टफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दे, टफ क्वेश्चन बना लीजिए और थोड़ा सा और मार्केट में अच्छे बन जाइएगा आप। तो यहां पर ये बात है, तो हम ये भी कह सकते हैं ई जो है ए और सी के बीच में है हो, तो यह तो है, और यह जो है आपका ये दोनों स्टेटमेंट मैंने यहां लिख लिया। लेकिन यहां 3 में है कि यह ए जो है ए एफ और डी के बीच में नहीं है, और वहां का था सी डी के बगल में नहीं है। तो यहां पर तो दो चीज दे रहा है, ए जो है ना तो एफ के बगल में होना चाहिए, नहीं तो डी के बगल में होना चाहिए। तो इसको हम लोग बनाने के लिए क्या करेंगे कि इसे हमारे पास कोई स्टेटमेंट नहीं, तो इसी दो स्टेटमेंट में 6 हुआ, 3 आदमी 6 पुड़ जाता है एक साथ, मतलब 3 6 कर दे, तब तो हमारा क्वेश्चन सेट हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन सेट करने से पहले एक चीज को, कंडीशन को आप ध्यान रख लेते हैं। मतलब मान लीजिए कि हम अगर कोई भी इसमें से उठा लिए, मान लीजिए ये चाहिए, अगर कोई इसमें से अपना मन से उठा लीजिए, जो आप कहिएगा वही। यहां पर ये वाला 3 में कहता है कि ए एफ और डी के बगल में नहीं है, तो मान लीजिए यही स्टेटमेंट हम उठा लेते हैं, तो यहां पर ए और ई सी। अभी हमको ये पता नहीं कि ये वाला सही है कि वाला, कोई वो सही होगा, कहीं ना कहीं वो कटेगा। हम दोनों पर काम कर रहे हैं। जैसे ए ई सी लिख लिए, ए ई सी, ये वाला उठाकर, तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अभी यहाँ कहता है ए एफ और डी के बगल में नहीं, इसका मतलब क्या है गौर से देखिएगा। ई वाला उठाकर यहां पर आप चाहिएगा तो नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि ई वाला को जब भी उठाइएगा तो एफ बी और डी हो जाएगा, तो ए के बगल में नहीं है, तो ये हम लोग उठा के यहां पर नहीं ले जा सकते। क्लियर है? ये तो फिक्स हो गया। अच्छा, दूसरा अगर बात करेंगे, जब इसको नहीं ले जा सकते हैं तो इसको नहीं ले जा सकते, तो किसको ले जा सकते हैं? तब इसको ले जा सकते हैं, सिर्फ इसी को। तो अगर इसको अगर लेकर हम लोग जाते हैं तो यहां पर क्या हो जाएगा, डी बी एफ। तो हम लोग फिर यहां पर फंस रहे हैं कि ए के साथ एफ नहीं होना चाहिए, नहीं डी होना चाहिए, तो यहां एफ हो जा रहा था, यहां डी हो जाना चाहिए था। तो इस साइड आप यहां पर किसी दोनों में से एक को नहीं रख सकते हैं, तो बगल में यहां रख सकते हैं। तो जैसे अगर मान ली कि एफ बी डी लिख दिए, एफ बी डी, थोड़ा सा देखिए, या तो ये हो सकता है, नहीं तो इसके नीचे डी बी एफ हो सकता है। ये दोनों में से कोई होगा, कौन सही है? अब देखिए गौर से, यहाँ कंडीशन हम लोग देखेंगे, ए के बगल में, तो ए के बगल में ना तो एफ है, नहीं ना एफ और ना डी है, ये वाला हमारा फुलफिल कर रहा है। यहाँ वाला मिलाएंगे, सी जो है डी के बगल में, यानी सी डी लिखा हुआ नहीं रहना चाहिए। तो आप गौर से देखिए, तो सी के साथ यहाँ पर रखिए तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर रखिए तो क्या है, गलत है। तो जब बैठेगा तो यही से बैठेगा एक साथ, हमारा आंसर क्लियर। क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लग रहा था, लेकिन सेट करना है, सेट कर दिया। अब आप कंफर्म हो जाइए कि ये आपका क्लियर है। आपको लगता है कि नहीं, एक बार और, तो एक बार और बताते हैं। देखिए गौर से, क्वेश्चन में हमारे पास दो में से कोई एक उठा ले, नेगेटिव वाला ये उठा ले चाहे ये उठा ले। तो जैसे ये अगर है तो बी जो है एफ और डी के बगल में है, तो इसको लिख सकते हैं बी एफ और डी के बगल में, एक ये पॉइंट होगा। दूसरा हम कह सकते हैं उससे कि ई जो है, ई ए और सी के बीच में है, यानी कि
ई, ए और सी के बीच में, ये भी बात सही है। तो ये दोनों बात सही है, तो हमको अगला पॉइंट देख रहे, खाली नेगेटिव है तो कहां से शुरू करें, पता नहीं चलता है, तो कोई भी एक उठा लेंगे, ये उठाए, ये उठाए, ये उठाए, ये, तो जो मन में आए सो उठा लेंगे, उससे कोई फर्क नहीं। अभी हम समझाए थे ये वाला उठाते, न कहेगा तो ये उठाएंगे, जो कहेगा वो उठाएंगे। अगर ये उठाए थे तो हम यहां पर ए सी उठा लिए थे। अब इसमें जोड़ने का मतलब है कहां जुड़िएगा, या तो ये बार जुड़िएगा नहीं तो ये बार जुड़िएगा। अब इसको अगर उठा कर ले जाते इस तीनों के एक साथ, देखिए यही बात सब पॉइंट सब, इसको उठा कर लेंगे तो यहाँ पर डी हो जाएगा, जबकि कंडीशन है ए के साथ डी नहीं आनी चाहिए, तो ये उठा कर नहीं जा सकता। अगर इसको उठा कर ले जाते हैं डी बी एफ को, तो डी बी एफ को ले जाते हैं तो यहाँ फिर एफ हो जाएगा, तो फिर ये नहीं उठ के जा सकती, यानी ए के सामने इसमें से दोनों में से कोई उठ कर नहीं आने को तैयार है। तो इस दोनों को उठाकर यहाँ चेक करेंगे, यहाँ जब चेक करेंगे तो कौन, अगर एफ बी डी भी ले आ सकते हैं, ये भी ले आ सकते हैं, तो अगर इसको उठाकर ले जाते हैं तो यहाँ पर सी के बाद होगा डी बी एफ, तो यहाँ कंडीशन ये वाली कि सी के साथ डी नहीं दिखनी चाहिए, नहीं दिखनी चाहिए तो कौन बचे, ये जब नहीं बचेगा तो ये बचेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एफ, यहाँ जाएगा बी, यहाँ बचेगा डी। ये आपके बुक की अजय चौहान की क्वेश्चन नंबर 1 है। ऐसे क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट में होते हैं, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन। शुरू में हम चाहते थे कि आसान पढ़ाई, लेकिन सोचे कि क्यों नहीं थोड़ा सा स्टैंडर्ड से, क्योंकि बार बार डिमांड होता रहता है, क्वेश्चन टफ हो तो मजा आता है। आइए इसमें क्या क्या क्वेश्चन आप पूछ सकते थे। क्वेश्चन में एक में आपको बता रहा है, उसमें शायद उसमें पूछ रहा है कि एफ के पड़ोसी कौन है, तो एफ के पड़ोसी पूछा है, पड़ोसी आप बता दीजिए एफ का पड़ोसी कौन है, तो एफ ये है, इसका पड़ोसी कौन है, या तो ऑप्शन में सी बी मार दीजिए या बी सी, दोनों में से जो है वो इसके पड़ोसी हो जाएंगे। अगर इसमें और क्वेश्चन पूछेगा कि इसे सी के दाएं तीसरे कौन है, ये सब ध्यान रखिए, तीसरे कौन है, सी के दाएं तीसरा कौन है, तो सी ये है, और दाहिना इधर होता है, दाहिना हाथ ये होता है, तो तीसरा था, पहला दूसरा तीसरी पत्नी का नाम कौन है, डी। 3 में अगर क्वेश्चन पूछ देता है, 3 में पूछता है कि ए और सी के बीच में कौन है, ए और सी के बीच में कौन है, तो अगर बीच में पूछ रहा है आपको दिखाई दे रहा होगा कौन है, तो आपका ई है। इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन चलेंगे। आज की क्लास यहीं तक, फिर कल मिलते हैं।